क्विक एसएससी की पॉलिटी पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में उतर रहे हैं जब भारत पर हुकूमत का चेहरा बदल गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और सत्ता सीधे चली गई ब्रिटिश क्राउन के पास। हम बात करेंगे 1857 के बाद से, मतलब 1858 से लेकर भारत की आज़ादी यानी 1947 तक। इस दौरान कई कानून आए और हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश संसद ने धीरे धीरे भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे को शेप दिया। सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या ये वाकई भारत के भले के लिए था या अपना कंट्रोल मजबूत करने का तरीका? हमारी आज की चर्चा का बेस है एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राजनीति किताब का पहला चैप्टर। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से शुरू करेंगे, फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स, फिर वो बड़ा वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और अंत में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। तो 1857 की जो क्रांति हुई, जिसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, ये हाथ में लेनी पड़ेगी। देखिए, 1857 का विद्रोह वो बहुत बड़ा झटका था ब्रिटिश रूल के लिए। उनकी जड़ें हिल गई थी एक तरह से। उन्हें एहसास हुआ कि एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इतने बड़े देश का शासन ठीक से नहीं संभाल सकती, या यूं कहें कि अब भरोसा नहीं रहा। उनको लगा कि भारत पर पकड़ बनाए रखनी है तो ब्रिटिश सरकार को सीधे कमान संभालनी होगी। बस इसी सोच के साथ कंपनी राज खत्म हुआ और भारत सीधे क्वीन विक्टोरिया के शासन में आ गया। और इसी बदलाव को मतलब कानूनी शक्ल देने के लिए आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसे तो एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा गया था, है ना? हाँ, नाम तो यही था, भारत के बेहतर शासन के लिए अधिनियम। लेकिन ये बेहतर शासन किसके लिए, ये समझने वाली बात है। असल में इस एक्ट का जो मुख्य मकसद था, वो भारत में जमीनी स्तर पर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बड़ा फेरबदल करना उतना नहीं था, जितना कि इंग्लैंड में बैठकर भारत पर कंट्रोल रखने वाली जो मशीनरी थी, उसको सुधारना और मजबूत करना था। अच्छा, तो ये कहना ठीक रहेगा कि ये कानून भारतीयों के लिए शासन बदलने से ज्यादा अंग्रेजों के लिए कंट्रोल का तरीका बदलने के बारे में था? क्या थे इसके खास पॉइंट्स? हाँ, काफी हद तक सही कह रही हैं आप। सबसे बड़ा बदलाव तो यही था कि अब इंडिया का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के नाम पर चलना था। जो गवर्नर जनरल होता था, उसका टाइटल बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। वाइसरॉय? जी, वाइसरॉय मतलब क्राउन का सीधा रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत का राज्य सचिव। अच्छा। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देता। असली पावर सेंटर यही था, क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर जो अल्टीमेट कंट्रोल था, वो इसी सेक्रेटरी के पास था। ये ध्यान देने वाली बात है कि पूरी मशीनरी एक ऐसे मिनिस्टर के अंडर थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देता, इंडियन लोगों को नहीं। यानी सारे अहम फैसले लंदन में? और इस सेक्रेटरी की मदद के लिए भी कुछ था। हाँ, उसकी मदद और सलाह के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई, भारत परिषद। ये बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी थी और इसका चेयरमैन खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था। ओके। एक और चीज थी, थोड़ी टेक्निकल है पर इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाया गया। इसका मतलब था कि यह संस्था एक लीगल एंटिटी की तरह इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह किसी पर केस कर सकती थी और इस पर भी केस किया जा सकता था। एक तरह से लीगल फ्रेमवर्क दिया गया। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, भारत में जो सरकारी सिस्टम चल रहा था, उस पर इस एक्ट का कोई खास असर नहीं पड़ा। नहीं, ज्यादा नहीं। स्रोत भी यही कहता है कि एक्ट 1858 जो था, वो ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के इम्प्रूवमेंट तक ही सीमित था, जिससे इंडियन गवर्नमेंट को इंग्लैंड से सुपरवाइज और कंट्रोल किया जा सके। भारत में जो सिस्टम चल रहा था, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, फोकस इंग्लैंड पर था। ठीक है, तो 1858 में कंट्रोल का ढांचा बदला, पर क्या अंग्रेजों को जल्दी ये भी समझ आ गया कि सिर्फ लंदन से कंट्रोल मजबूत करने से बात नहीं बनेगी? मतलब भारतीयों को भी किसी तरह साथ लेना होगा। बिल्कुल। 1857 का जो अनुभव था, उसने ये सबक सिखा दिया था। इतने बड़े देश पर सिर्फ डंडे के जोर पर राज करना मुश्किल भी था और महंगा भी। उन्हें लगा कि अगर कानून बनाने की प्रोसेस में कुछ असरदार भारतीयों को शामिल कर लें तो शायद लोगों का गुस्सा कम हो, पॉलिसीज का विरोध कम हो, प्रशासन चलाना आसान हो जाएगा। इसी सोच को पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन या सहयोग की नीति कहा गया। हालांकि ये सहयोग कितना असली था, वो एक अलग बहस है। तो ये सहयोग की नीति, क्या ये सच में सहयोग के लिए थी
या बस बढ़ते गुस्से को ठंडा करने और ब्रिटिश कंट्रोल बनाए रखने का एक नया तरीका? इसी के तहत फिर अगले एक्ट्स आए। सवाल बहुत सही है आपका। हिस्टोरियंस में अलग अलग राय है इस पर, लेकिन हाँ, इसी पॉलिसी के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 3 एक्ट्स पास किए, 1861, 1892 और 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स। तो पहले बात करते हैं 1861 वाले इंडियन काउंसिल्स एक्ट के। क्या इंपॉर्टेंस थी इसके? 1861 का एक्ट वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक अहम मोड़ माना जाता है। इसने पहली बार कानून बनाने के काम में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की। भले ये शुरुआत बहुत लिमिटेड थी, नाम मात्र की थी। वाइसराय को पावर दी गई कि वो अपनी एक्सपेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर नॉमिनेट कर सकता था। नॉमिनेट यानी चुने हुए नहीं? हाँ, ये बड़ा फर्क है। इलेक्शन नहीं होता था, वाइसरॉय अपनी मर्जी से कुछ भारतीयों को चुन लेते थे। और ये कौन होते थे? आमतौर पर राजा महाराजा, बड़े जमींदार या रिटायर्ड अफसर, जिनसे सरकार को कोई खास खतरा नहीं था। समझ गए। हालांकि हमारे स्रोत में इस एक्ट की ज्यादा डिटेल्स नहीं है, पर ये एक शुरुआत थी। फिर करीब 30 साल बाद आया 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इसमें क्या नया हुआ? 1892 के एक्ट ने 1861 वाली व्यवस्था को थोड़ा और आगे बढ़ाया। पहली बात, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एडिशनल यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई। लेकिन यहां भी एक पेंच था। ऑफिशियल मेजॉरिटी यानी सरकारी सदस्यों का बहुमत वो बनाए रखा गया। अच्छा, कंट्रोल अभी भी सरकार का है? बिल्कुल, मतलब फाइनल डिसीजन हमेशा सरकार के हाथ में। पर नॉन ऑफिशियल सदस्य ज्यादा हो गए और उनके अधिकारों में भी कुछ बढ़त हुई। हाँ, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शंस का दायरा बढ़ाया गया। अब मेंबर्स को बजट पर बहस करने और एग्जीक्यूटिव यानी सरकार से सवाल पूछने का अधिकार मिल गया। अच्छा, ये एक बड़ा कदम था। पहले बजट पर सिर्फ सरकार बोलती थी, सवाल नहीं पूछ सकते थे। हाँ, बजट पर वोट करने या कोई रेजोल्यूशन लाने का अधिकार अभी भी नहीं था। सवाल पूछने का अधिकार मिलना भी उस जमाने में काफी बड़ी बात रही होगी। और इन सदस्यों का नॉमिनेशन कैसे होता था? क्या इसमें चुनाव जैसा कुछ आया? डायरेक्ट इलेक्शन तो अब भी नहीं था, लेकिन नॉमिनेशंस के लिए एक इनडायरेक्ट और लिमिटेड किस्म का इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हुआ। जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वाइसरॉय कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर नॉमिनेट करते थे। ओके। और वैसे ही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में गवर्नर जो थे वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी बॉडीज की सिफारिश पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे। तो कह सकते हैं कि इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल भले ना हुआ हो, पर इस नॉमिनेशन प्रोसेस ने एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट इलेक्शन का एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया। तो ये धीरे धीरे ही सही भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ मेकिंग से जोड़ने की कोशिशें थीं, भले ही असली पावर अंग्रेजों के पास ही रही। अच्छा, अब लगभग 40 साल आगे चलते हैं 20वीं सदी में। 1892 के बाद हालात बदले और हम पहुंचते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर। इसका जिक्र तो बार बार आता है। क्यों इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा सोर्स मानते हैं? बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। 1935 का भारत सरकार अधिनियम वो एक मील का पत्थर था। बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट था ये। इसने भारत के लिए एक डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देने की कोशिश की। और इसकी अहमियत इसी बात से है कि जब हमारा अपना संविधान बना तो उसके बहुत सारे प्रोविजंस मतलब प्रावधान सीधे या थोड़े फेरबदल के साथ इसी एक्ट से लिए गए हैं। कहते हैं करीब 250 प्रावधान ऐसे हैं। 250? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। कौन से मुख्य आइडियाज या स्ट्रक्चर्स हमने इस एक्ट से लिए? कई बेसिक चीजें हैं, जैसे एक ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स शामिल हों। हालांकि ये फेडरेशन वाला पार्ट कभी लागू नहीं हो पाया क्योंकि रियासतें नहीं मानी। अच्छा। फिर सेंटर और यूनिट्स के बीच पावर्स का डिवीजन, वो 3 लिस्ट वाला सिस्टम, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। हाँ, वो तो आज भी है। जी। प्रांतों में डायरकी यानी द्वैत शासन खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। जी। सेंटर में डायरकी का प्रपोजल था पर वो भी लागू नहीं हुआ। फेडरल कोर्ट की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना का प्रावधान भी इसी में था, देश की करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, आरबीआई भी? हाँ, और न सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी बल्कि प्रोविंशियल पीपीएससी और जॉइंट जेपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशंस की स्थापना का भी प्रावधान था। और हाँ, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स मतलब प्रशासनिक विवरण वो भी इसी एक्ट से लिए गए। ये डायरकी क्या चीज थी जिसे प्रांतों में खत्म किया गया?
थोड़ा समझाएंगे? डायरकी का मतलब था दोहरा शासन। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांटा गया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जैसे फाइनेंस, पुलिस, जस्टिस, ये गवर्नर के सीधे कंट्रोल में थे। वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से शासन करता था और लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाबदेह नहीं था। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ये इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जिम्मेदार थे। लेकिन यहां भी गवर्नर के पास काफी पावर थी। 1935 के एक्ट ने प्रांतों में ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम खत्म कर दिया और सारे सब्जेक्ट्स मिनिस्टर्स को दे दिए। इसी से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का रास्ता खुला। समझ गए। तो 1935 के एक्ट ने एक तरह से एक फेडरल, ज्यादा ऑटोनोमस प्रोविंशियल सिस्टम की नींव रखी। इसके और क्या इंपॉर्टेंट पहलू थे जो उस समय लागू हुए? हाँ, कई और बातें थीं। इसने 11 में से 6 प्रोविंस में बाईकैमरल लेजिस्लेचर यानी 2 सदनों वाला विधानमंडल बनाया, विधानसभा और विधान परिषद। अच्छा, बाईकैमरलिज्म भी यहीं से? जी। फिर दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था करके कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और फैलाया गया। वो जो लंदन में काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी 1858 में, उसे खत्म कर दिया गया। बर्मा, जो आज का म्यांमार है, उसे भारत से पूरी तरह अलग कर दिया गया। हाँ, ये भी इसी एक्ट से हुआ था। और उड़ीसा और सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा के लिए स्पेशल सेफगार्ड्स का भी प्रावधान किया गया। हालांकि वो कितने असरदार थे, ये एक अलग डिबेट है। रेलवे के बेहतर मैनेजमेंट के लिए एक फेडरल रेलवे अथॉरिटी बनाने का भी प्रावधान था और सेंटर और प्रोविंस के अकाउंट्स का ऑडिट करने के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति का भी प्रावधान किया। ये तो वाकई एक बहुत ही मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कानून था। डॉक्टर अंबेडकर ने भी संविधान सभा में इसका बचाव किया था जब नकल की बात उठी। हाँ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये क्रिटिसिज्म हुआ कि हमारा संविधान तो 1935 के एक्ट की कॉपी लग रहा है, तो डॉक्टर BR अंबेडकर ने बहुत साफ जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े हिस्से को रिप्रोड्यूस करने के लिए मैं कोई माफी नहीं मांगता। उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। संविधान के फंडामेंटल आइडियाज पर किसी का कोई पेटेंट राइट नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्हें दुख इस बात का है कि 1935 के एक्ट से लिए गए ज्यादातर प्रावधान एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल से जुड़े थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल से नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे निर्णायक पड़ाव पर आते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, वो कानून जिसमें फॉर्मली भारत को आजादी दी। इसकी बैकग्राउंड कैसे बनी? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया काफी बदल चुकी थी। बिल्कुल। ब्रिटेन अब उतना पावरफुल नहीं रहा था और इंडिया में आजादी का आंदोलन अपने पीक पर था। ब्रिटेन पर इंटरनेशनल प्रेशर भी था। इसी माहौल में फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक भारत में अपना रूल खत्म कर देगी और पावर जिम्मेदार भारतीय हाथों में सौंप देगी। लेकिन इस घोषणा के बाद तो मुस्लिम लीग ने पार्टीशन की मांग और तेज कर दी थी। हालात और बिगड़ गए थे। बिल्कुल। एटली की घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने के लिए आंदोलन तेज कर दिया। देश में हिंसा और बढ़ गई। हालात इतने बिगड़े कि अंग्रेजों को लगा जून 1948 तक वेट करना मुश्किल होगा। तब 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने साफ किया कि 1946 में बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान बना रही है, वो देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं होगा जो उसे मानने को तैयार नहीं है। उसी दिन इंडिया के नए वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन का प्लान पेश किया, जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं। इस प्लान में इंडिया को 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांटने का प्रपोजल था और पावर ट्रांसफर की डेट भी पहले करके 15 अगस्त 1947 कर दी गई। और इस विभाजन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मान लिया। हाँ, बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन हालात ऐसे थे कि दोनों बड़ी पार्टियों ने इसे स्वीकार कर लिया। फिर इस प्लान को लीगल शेप देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तेजी से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया, जो जुलाई 1947 में लागू हो गया। इस आजादी के कानून के सबसे मुख्य पॉइंट्स क्या थे? इसके कई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जिन्होंने इंडिया का फ्यूचर तय किया। पहला और सबसे बड़ा, इसने 15 अगस्त 1947 से इंडिया में ब्रिटिश रूल पूरी तरह खत्म कर दिया और भारत को एक इंडिपेंडेंट और सॉवरन मतलब संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। आजादी जी। दूसरा, इसने देश का पार्टीशन करके 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाए,
इंडिया और पाकिस्तान। इन डोमिनियंस को ये राइट दिया कि वो चाहें तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग हो सकते हैं। डोमिनियन का मतलब क्या था उस वक्त? डोमिनियन मतलब कि ये देश इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में पूरी तरह आजाद थे, लेकिन शुरू में नाम के लिए ब्रिटिश मोनार्क को हेड ऑफ स्टेट मानते थे, जब तक वो अपना संविधान नहीं बना लेते। तीसरा, इसने वाइसराय का पद खत्म कर दिया। दोनों डोमिनियन के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। इनकी अपॉइंटमेंट ब्रिटिश किंग को डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर करनी थी। अच्छा, तो अब गवर्नर जनरल की भूमिका बस कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की रह गई? बिल्कुल, असली पावर चुनी हुई सरकार के पास। और संविधान बनाने की पावर का क्या हुआ? चौथा प्रोविजन इसी से जुड़ा था। इसने दोनों डोमिनियन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को अपने अपने देश के लिए संविधान बनाने और अपनाने की पूरी अनलिमिटेड पावर दी। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी भी कानून को बदल या खत्म कर सकती थी, यहां तक कि इस इंडिपेंडेंस एक्ट को भी। पूरी सॉवरेनिटी। जी। पांचवां, ये भी तय किया कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई कानून किसी भी डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक उस डोमिनियन की लेजिस्लेचर उसे अपने कानून के तौर पर अपना ना ले। छठा, इसने लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस खत्म कर दिया। उसकी पावर्स कॉमनवेल्थ अफेयर्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ट्रांसफर कर दी गईं। एक बड़ा सवाल था देसी रियासतों का, प्रिंसली स्टेट्स का। उन पे तो ब्रिटिश क्राउन की सुजेरेनिटी थी, उनका क्या हुआ? सातवां प्रोविजन इसी मुश्किल मुद्दे पर था। इसने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पर ब्रिटिश सुजेरेनिटी यानी सर्वोपरिता खत्म कर दी। मतलब रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन का जो सुप्रीम कंट्रोल था, खासकर फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस में, वो खत्म। तो वो आजाद हो गई। हाँ। एक्ट ने रियासतों को ये फ्रीडम दे दी कि वे चाहें तो इंडिया डोमिनियन में शामिल हों या पाकिस्तान डोमिनियन में, या फिर इंडिपेंडेंट रहें। इसने एक बहुत ही विस्फोटक सिचुएशन बना दी थी, जिसे बाद में सरदार पटेल ने बड़ी सूझबूझ से हैंडल किया। आठवां, इसने ये भी व्यवस्था की कि जब तक दोनों डोमिनियन अपना नया संविधान नहीं बना लेते, तब तक उनका शासन मोटे तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन डोमिनियन को इस 1935 एक्ट में ज़रूरत के हिसाब से अमेंडमेंट करने का अधिकार था। और नौवां, इसने ब्रिटिश मोनार्क के पास बिल्स पर वीटो करने या कुछ बिल्स को अपनी मंजूरी के लिए रिजर्व रखने के अधिकार को खत्म कर दिया। हाँ, ये अधिकार गवर्नर जनरल के पास बना रहा, जो डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर काम करते थे। तो अगर संक्षेप में कहें तो इस कानून ने ब्रिटिश राज का अंत किया, देश का दुखद विभाजन किया, दो नए राष्ट्र बनाए और उन्हें अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार दिया। बिल्कुल। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आज़ाद हुआ, ब्रिटिश रूल खत्म हुआ और सारी पावर्स इंडिया और पाकिस्तान, इन दो नए इंडिपेंडेंट डोमिनियन को मिल गईं। लॉर्ड माउंटबेटन इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब इंडिया की सॉवरेन पार्लियामेंट भी बन गई। तो ये था क्राउन रूल का दौर, 1858 से 1947 तक, और इसके मुख्य कानूनों का सफर। इस पूरी कहानी में एक पैटर्न सा दिखता है। एक तरफ ब्रिटिश कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश, दूसरी तरफ बढ़ते भारतीय दबाव के चलते धीरे धीरे भागीदारी बढ़ाने की एक तरह की मजबूरी। निश्चित रूप से ये एक ग्रेजुअल और कई बार कॉन्ट्रडिक्टरी डेवलपमेंट था। 1858 ने जहां कंट्रोल लंदन में कॉन्सेंट्रेट किया, वहीं काउंसिल एक्ट्स ने धीरे धीरे ही सही भारतीयों के लिए दरवाजे खोले। 1935 के एक्ट ने एक डिटेल फ्रेमवर्क दिया जिसने हमारे संविधान की नींव रखी, लेकिन उसमें भी गवर्नर की स्पेशल पावर्स थी। और 1947 का एक्ट आज़ादी और पार्टीशन दोनों लेकर आया। हर कानून अपने समय की पॉलिटिकल रियलिटीज और ज़रूरतों का नतीजा था और उसने आने वाले कल के लिए ज़मीन तैयार की। तो श्रोताओं, आज हमने क्विक एसएससी की पॉलिटी पाठशाला में क्राउन शासन यानी 1858 से 1947 तक भारत के संवैधानिक विकास की कहानी को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे अलग अलग एक्ट्स ने अपनी सीमाओं और इंटेंशंस के बावजूद भारत की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को वो शक्ल दी जिससे आज़ाद भारत के संविधान का रास्ता बना। उम्मीद है ये चर्चा एसएससी की तैयारी करने वालों और भारतीय राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले सभी सुनने वालों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आप इस टॉपिक पर और गहराई से जानना चाहते हैं, डिटेल्ड नोट्स या प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.quickssc.com पर ज़रूर विजिट करें। और हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सोशल मीडिया पर क्विक एसएससी नाम से फॉलो करना ना भूलें।
और Spotify पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें ताकि आप हमारी कोई भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन मिस ना करें। अगली कड़ी में भारतीय राजनीति के एक और दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जाने से पहले बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भी क्या 1858 से 1947 के बीच बने इन कानूनों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा था, उनकी जो वर्किंग स्टाइल थी, उनकी जो सोच थी, क्या उसकी विरासत आज भी कहीं ना कहीं हमारी शासन प्रणाली में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में या हमारे कानूनों की इंटरप्रिटेशन में महसूस होती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।